Good morning and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashan. स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहले चाइना के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का दोनों का जो डेटा आया है तो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं या मैच नहीं कर रहा। दैट हैज मिस्ड एक्सपेक्टेशंस बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। मतलब ये सिर्फ एक डेटा है तो ये सिर्फ एक फैक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर होगी। बट ब्रॉडली अगर हम सिर्फ चाइना के बारे में बात करें तो वी नो देर आर सर्टन कंसर्न्स अबाउट द हेल्थ ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। कंज्यूमर डिमांड का वीकनेस रहा है एंड अगेन अभी तो टैरिफ हाइक्स टैरिफ थ्रेट्स का भी एक सिलसिला भी स्टार्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें के बीच में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा थोड़ा मिसमैच होता हुआ दिखा है। मिसमैच एक्सपेक्टेशंस को बीट या मीट नहीं किया है। तो इंपोर्ट्स जो है तो वो गिरे हैं बाय 3.9% से, विच इज सीन एज लाइक अ शार्पेस्ट ड्रॉप सितंबर 2023 से अगर हम यहाँ पे देखें। जबकि एनालिस्ट वर एक्सपेक्टिंग 0.3% का ग्रोथ। एंड एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 6.7% का ग्रोथ रहा है यहाँ पे इन डॉलर टर्म्स। बट अक्टूबर में इट वाज 12.7%। सो वोलेटिलिटी काफी है इनके ग्रोथ नंबर्स में। एनालिस्ट वर एक्सपेक्टिंग 8.5% का इंक्रीज। शॉर्ट टर्म में अभी यही कहा जा रहा है कि अगर टैरिफ हाइक्स टैरिफ थ्रेट्स की वजह से यूएस में जो फर्म्स है जो इंपोर्ट करते हैं तो वो इन्वेंट्री पाइल अप कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ सस्ता चाइना से मिलता है सो देन दे माइट पाइल अप द इन्वेंट्री एंड शॉर्ट टर्म में एक डिमांड दिख सकती है। सो शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं इज व्हाट द इकोनॉमिस्ट आर सेइंग। एंड इंपोर्ट्स भी बढ़ सकते हैं ड्रिवन बाय एक तो फिजिकल स्पेंडिंग हो सकती है विच इज अगेन ड्राइविंग डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज। एंड एक्सपोर्ट्स टू मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूएस, ईयू एंड आसियान नेशंस, इट इज साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, सब में एक इंक्रीज दिखा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, बट वो एक्सपेक्टेशंस के बिलो ही रहा है। आसियान नेशंस की अगर हम बात करें तो 15% से इंक्रीज दिखा है, जबकि इंपोर्ट्स डिक्लाइन बाय 3% से। एक्सपोर्ट्स टू यूएस इंक्रीज्ड बाय 8%, इंपोर्ट्स गिरे बाय 11%। एक्सपोर्ट्स टू यूएस एक्चुअली यूएस ग्रू बाय 8% एंड जो इंपोर्ट्स है तो वो गिरे बाय 11%। एंड ईयू के जो एक्सपोर्ट्स है तो 7.2% से इंक्रीज है, जबकि इंपोर्ट्स आर डाउन बाय 6.5%। रशिया के जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स है तो वो दोनों गिरे हैं बाय 2.5% से। एक्सपोर्ट्स गिरे हैं एंड इंपोर्ट्स गिरे हैं बाय 6.5% से। एंड जो सबसे की माना जाता है चाइना के रेयर अर्थ मटेरियल्स के जो एक्सपोर्ट्स है तो वो बढ़े हैं बाय 5% से। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं विच इज अगेन अबाउट चाइना। तो चाइना सेंड्स लार्जेस्ट नेवल फ्लीट इन डिकेड्स, थ्रेट लेवल इज सीवियर इज व्हाट ताइवान इज सेइंग। तो चाइना ने डिप्लॉय किए हैं लार्जेस्ट नेवल फ्लीट इन द रीजनल वाटर्स। अब ये बोला जाए कि 1996 के बाद इस सीवियर लेवल का ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास इसको कहते हैं। तो ये इस लेवल का हो रहा है, इस सीवियर लेवल का हो रहा है, विच इज अगेन पोजिंग अ ग्रेटर थ्रेट टू ताइवान। ऐसा बोला है बाय ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने। एंड ताइवान की जो मिलिट्री है तो उन्होंने भी कंसर्न्स रेज किए हैं एंड अलर्ट लेवल मतलब लाइक दे हैव सेड कि वी नीड टू बी मोर स्केप्टिकल इन ऑल ऑफ दीज मैटर्स। देखने के बाद कि चाइना एक बहुत ही एग्रेसिव एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहा है, बिकॉज चाइना इज अगेन रिजर्व सम एयर स्पेस एंड दे हैव अगेन डिप्लॉयड नेवल एंड कोस्ट गार्ड वेसल्स। And I just want to read this line कि Taiwan's defense spokesperson described the scale of the deployment as the largest compared to the previous exercise. So एक severity level ज़्यादा बोली जा रही है यहाँ पे। And again, although like चाइना ने यहाँ पे कुछ क्लेम तो नहीं किया है कि दैट मतलब ऐसे अटैक जैसा कुछ सीन नहीं है। They have not confirmed any war sort of a thing, but Taiwan has noted this aggression of military activity क्योंकि 47 एयरक्राफ्ट एंड मल्टीपल नेवल एंड ऑफिशियल वेसल्स का घिराव अगर हम कहें तो वो हुआ है नियर ताइवान इन द रीजनल वाटर्स। तो ब्रॉडली एग्रेशन इसी के लिए है कि चाइना वांट एंटायर वर्ल्ड टू रिमेम्बर एंड से इन वन टोन कि दैट Taiwan is integral part of China, but Taiwan want to be a separate entity altogether। तो यही एक चीज है। अब देखना पड़ेगा। अब ये अगेन कुछ अटैक वगैरह नहीं है, बट दिस इज अगेन अ प्रिलिमिनरी न्यूज कि एग्रेशन ज्यादा दिखा है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी कंडक्टेड बाय चाइना।
देन अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी न्यूज की तरफ। तो सबसे पहले जो न्यूज है, इट इज अबाउट इंडिया टू कंटिन्यू रेजिलिएंट ग्रोथ, आरबीआई में डू मॉडेस्ट रेट ईजिंग, ऐसा बोला है एसएनपी ने। तो एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स के कुछ प्रोजेक्शंस यहाँ पे है, एंड दे हैव यूज्ड द वर्ड रेजिलिएंट ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी फॉर 2025, जहाँ पे FY25 के लिए दे हैव फोरकास्टेड 6.8% की ग्रोथ इन द जीडीपी एंड 6.9% की ग्रोथ फॉर FY26। अब ये ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या है, तो दे आर सेइंग स्ट्रॉन्ग अर्बन कंजम्पशन एक हो सकता है, देन स्टेडी सर्विस सेक्टर ग्रोथ, मतलब स्टेडी सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस अगर रहता है तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स अगर होते हैं तो वो भी कंट्रीब्यूट यहाँ पे करेंगे। देन इनका ये भी कहना है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है तो वो आगे जाके थोड़े बहुत ईज हो सकते हैं, एंड अगर ये ईज होते हैं तो आरबीआई एक मॉडेस्ट एक रेट कट भी यहाँ पे ले सकता है इन 2025। जीडीपी का जो प्रिंट था फॉर Q2 FY20, मतलब ये जून टू सितंबर 2020, सॉरी जुलाई टू सितंबर 2024 का ये जो जीडीपी का क्वार्टर, जीडीपी के ग्रोथ थी फॉर दिस क्वार्टर, तो दैट वाज रिलेटिवली वीकर। 5.4% की यहाँ पे ग्रोथ थी, अगेन ड्यू टू एक तो फिजिकल स्पेंडिंग कम थी, देर आर अगेन कंसर्न्स इन इंडिया, कंजम्पशन वीक है, देन देयर वाज अगेन मॉनसून, तो इंफ्रा स्पेंडिंग भी ज्यादा हो पाई नहीं थी, एंड अगेन देयर वर सर्टेन डिलेज एटसेट्रा। सो अगेन वो ये भी कह रहे हैं कि थोड़े चैलेंजेस भी है, पोस्ट पैंडेमिक चैलेंजेस है, जैसे कंजम्पशन का थोड़ा बहुत वीक होना, एंड अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो अभी हो रही है, तो उस पर थोड़ा बहुत कर्ब आना चाहिए, बिकॉज बैलेंस शीट्स जो है हाउस होल्ड्स के तो वो भी स्ट्रांग होने बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट की वजह से भी यहाँ पे चैलेंजेस दिखते हैं। एंड आगे जाके अगर इंडिया को सस्टेनेबली ग्रो करना है तो व्हाट दे आर सेइंग कि जॉब, सफिशिएंट जॉब क्रिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जो लेबर फोर्स आने वाली है इन दी, मतलब जो नए लोग आएंगे इन दी सप्लाई, मतलब जो लेबर फोर्स, अवेलेबल लेबर फोर्स में, तो उनको उनका पार्टिसिपेशन और बढ़ाने के लिए, अगर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है तभी आप तभी प्रोडक्शन होगा, तभी जीडीपी बढ़ेगी, राइट? तो वो जॉब क्रिएशन उनके लिए इज इम्पोर्टेंट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करना, टेक्नोलॉजी पे स्पेंडिंग करना इज अगेन इम्पॉर्टेंट, एंड अगेन जो उन्होंने फिर से यही कहा है कि हाउस होल्ड की जो बैलेंस शीट्स है तो वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रॉडली इकोनॉमिक्स में देर इज दिस फॉर्मूला कि आपको अगर सस्टेनेबली आपकी जीडीपी ग्रोथ अगर बढ़ानी है तो यू नीड कैपिटल ग्रोथ, यू नीड लेबर ग्रोथ, एंड यू नीड टेक्नोलॉजी एंड R&D स्पेंडिंग ग्रोथ, सो मतलब प्रोडक्टिविटी ग्रोथ यहाँ पे बोलते हैं। तो इंडिया के केस में अगर हम देखें तो लेबर ग्रोथ की ज़्यादा यहाँ पे नीड नहीं है, बिकॉज एग्जिस्टिंग जो लेबर सप्लाई है तो वही काफ़ी है टू टारगेट सस्टेनेबल ग्रोथ गोइंग अहेड, बिकॉज इंडिया इज अ लेबर अबंडेंट नेशन, एंड कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल हंग्री नेशन रिलेटिवली है इंडिया एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड नेशंस जो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैपिटल इंडिया में आए तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ वहां से भी आ सकती है, एंड इसके साथ ही टेक्नोलॉजी स्पेंड्स, R&D स्पेंड्स अगर हम कंसिस्टेंटली करते रहें तो पर कैपिटा ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी यहाँ पे हम क्लॉक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। इट इज अबाउट इंडिया इन्फ्लेशन हैव is expected to go down in the month of November on account of moderating vegetable prices. This again a poll data, तो ये एक्चुअल डेटा है नहीं। तो अक्टूबर में अगर हम बात करें तो अक्टूबर के नंबर 6.21% इंक्रीज था, मतलब 6.21% का इन्फ्लेशन था, एंड दिस वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड, अगेन बिकॉज ऑफ इंक्रीज वेजिटेबल प्राइसेस लास्ट 4 सालों के एकदम हाई पीक पे थे अगेन, लार्जेस्ट इंक्रीज दिखा था इन द लास्ट 4 years इन दी वेजिटेबल प्राइसेस, एंड एक एडिशनल एक इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगी थी ऑन द एडिबल ऑयल इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो उसकी वजह से भी एक प्राइसेस में थोड़ा बहुत प्रेशर रहा था। बट इन नवंबर मंथ, तो अक्टूबर की ये बात थी, नवंबर मंथ में दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बिलो 6%। अब 6% क्यों? बिकॉज 6% इज लाइक आरबीआई का टॉलरेंस बैंड, तो आरबीआई का 2 to 6% का बैंड है, एंड एवरेज इज 4% फॉर देम, एंड इसके विद इन द बैंड आने के एक्सपेक्टेशंस है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एंड अगेन ये क्यों है? तो बिकॉज ऑफ मॉडरेशन एक हो दिख रहा है इन द वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस, अगेन क्यों? बिकॉज एक फ्रेश सप्लाई अभी आ चुका है इन द मार्केट्स। तो सारे जो एनालिस्ट हैं उनके एक्सपेक्टेशंस यही है कि, एंड मतलब ये दिख भी रहा है कि मॉडरेशन दिख रहा है, अर्ली साइंस दिख रहे हैं इन द वेजिटेबल प्राइसेस मॉडरेट होने में,
एंड एडिबल ऑयल के प्राइजेस भी है, तो वो स्टेबलाइज हो चुके हैं आफ्टर द इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक्स। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। इट इज अबाउट इक्विटी इनफ्लोज। तो इक्विटी इनफ्लोज डिक्लाइन 14%, बट एम एफ एयूएम जो है तो वो बढ़ा है टू 68 लाख सीआर इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो जो टोटल एयूएम है, टोटल एयूएम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगेन इट हैज रीच्ड अ न्यू माइलस्टोन ऑल टुगेदर। 68.08 लाख करोड़ का ये पूरा एयूएम बन चुका है। एज कम्पेयर टू अक्टूबर मंथ में अगर हमें देखें तो 67.25 लाख करोड़ रुपीस का ये एयूएम था। एंड ये जो ग्रोथ आई है तो बोला जा रहा है कि ये ग्रोथ आई है डिस्पाइट चैलेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, चाइना का इकोनॉमिक स्टिमुलस था, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे, एंड एफपीआई की सेलिंग भी थी। तो डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस ये एक यहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ दिखी है। मतलब एक इंचअप यहाँ पे दिखा है। की हाइलाइट्स फॉर नवंबर 2024 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इक्विटी इनफ्लोज पहले बात कर लेते हैं। तो इक्विटी इनफ्लोज गिरे हैं बाय 14.19% से, अमाउंटिंग टू 35,943 करोड़ रुपीज इन नवंबर, जबकि अक्टूबर में इट वाज 41,886 सीआर। एंड वाई वाई बेसिस पे ये इंक्रीज है, बट स्टिल इट इज लाइक 131% का इंक्रीज ऑन अ वाई वाई बेसिस। दो मंथ ऑन मंथ देर इज अ ड्रॉप। वाई वाई बेसिस पे 131% का यहाँ पे इंक्रीज दिखा है, क्योंकि नवंबर 2023 में ये इक्विटी इनफ्लोज जो है तो वो थे 15,536 करोड़ रुपीज के। अगेन ये भी दिखाता है कि देर इज अ लाइक, ये तो ट्रेंड है ही, राइट। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ ही रहा है मार्केट्स में इन द लास्ट 2.5 years। अगर हम यहाँ पे देखें तो रिटेल पार्टिसिपेशन कंसिस्टेंटली इंक्रीज जब से रैली चली है इन द मार्केट्स। देन रिटेल एमएफ फोलियोज के अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो म्यूचुअल फंड फोलियोज है तो दोज हैव अगेन रीच्ड एट एन ऑल टाइम हाई टू 22.08 करोड़ इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024। एंड रिटेल फोलियोज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 17.54 करोड़ तक ये पहुंच गए हैं। सितंबर में इट वाज 17.23 करोड़। देन एसआईपी इनफ्लोज की अगर हम बात करें तो एसआईपी इनफ्लोज मंथ ऑन मंथ न्यू रजिस्ट्रेशंस जो है एसआईपी के, तो मंथ ऑन मंथ में यहाँ पे डिप है। तो बट एसआईपी स्टिल कंटिन्यू टू बी अ मेजर ड्राइवर फॉर द सेक्टर। तो अक्टूबर में इट वाज 63.69 लाख न्यू एसआईपी रजिस्ट्रेशंस थे, एंड नवंबर में इट इज 49.46 लाख। बट डिस्पाइट दिस ड्रॉप एसआईपी एयूएम हैज रिमेन्ड एट 13.54 लाख करोड़, एंड एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रोबस्ट रहे हैं एट 25,320 करोड़ रुपीस। न्यू स्कीम्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 18 नए ओपन एंडेड स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च हुए इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024, जहाँ पे कुल मिला के 4,052 करोड़ रुपीस टोटल यहाँ पे रेज हुए हैं। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट मार्केट रेगुलेटर सेबी वाइडन स्कोप ऑफ T+0 सेटलमेंट टू टॉप 500 स्टॉक्स। तो करंटली जो है तो T+0 सेटलमेंट मतलब इंस्टेंट उसी दिन सेटलमेंट होना। तो करेंटली मतलब ये प्रेजेंट है ओनली फॉर 25 स्टॉक्स, जो कि एक बीटा वर्जन लॉन्च किया गया था इन मार्च 2024। बट अभी सेबी ने अनाउंस किया है दैट स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025, 31 जनवरी 2025, जो टॉप 500 स्टॉक्स है तो BSE 500 NSE 500 हम यहाँ पे कह सकते हैं, टॉप 500 स्टॉक्स जो है इन दी मार्केट्स, तो वो एलिजिबल होंगे फॉर सेम डे सेटलमेंट T+0, एंड ये फेज्ड मैनर में होगा। एंड अगेन ये सेटलमेंट प्रोसेस लाइक मार्केट में एफिशिएंसी एंड स्पीड ये इंक्रीज करेगा। बट करेंटली ये जो सेम डे सेटलमेंट होगा ये ऑप्शनल रहेगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। की पॉइंट्स जो है तो ये फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंटेशन रहेगा इनिशियली। तो इनका यही कहना है कि जो सपोज 500 स्टॉक्स है तो 500 स्टॉक्स में जो बॉटम 100 जो स्टॉक्स है उस पे पहले ये अप्लाई होगा, एंड देन उसके लाइक जो रेंज ऑफ 401 टू 500 इस पे पहले अप्लाई होगा, देन 301 टू 400, देन इसके बाद इस पे अप्लाई होगा। इन अ फेज्ड मैनर ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। देन ब्रोकरेज एडजस्टमेंट्स भी यहाँ पे उन्होंने बोले कि जो ब्रोकर्स है स्टॉक ब्रोकर्स वो एक डिफरेंशियल अमाउंट या डिफरेंशियल ब्रोकरेज यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं फॉर T+0 सेटलमेंट। एंड ब्लॉक डील की भी यहाँ पे एक विंडो यहाँ पे उन्होंने बोली है कि 8:45 AM से 9 AM तक एक ब्लॉक डील की विंडो भी यहाँ पे रहेगी फॉर T+0 सेटलमेंट। दिस इज अगेन इन एडिशन टू जो एग्जिस्टिंग T+1 सेटलमेंट के लिए जो विंडो है। देन अब हम अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया सिलेक्ट्स तेजस नेटवर्क्स टू स्केल इट्स बैकहॉल कैपेसिटी फॉर 4G एंड 5G रोलआउट्स।
तो तेजस नेटवर्क्स ने अनाउंस किया है एक 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जहाँ पे वो सप्लाई करेंगे TJ1400 एंड TJ1600 पैकेट्स एंड लाइक ऑप्टिमल ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स सप्लाई यहाँ पे किए जाएंगे। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अगेन, उसका एम यही है कि वोडाफोन की जो बैकहॉल कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर सके एंड एनहांसमेंट वहाँ पे कुछ ला सके। एंड जो ओवरऑल नेटवर्क है, नेटवर्क परफॉर्मेंस है अक्रॉस द मल्टीपल टेलीकॉम सर्कल्स इन इंडिया, तो वो भी ये इम्प्रूव कर सके। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंक डैम कैपिटल एडवाइजर्स गेट सेबीज नॉट टू लॉन्च आईपीओ। तो डैम कैपिटल एडवाइजर्स को अगेन सेबी से अप्रूवल मिल चुका है फॉर आईपीओ। अगेन ये पूरा ओएफएस रहेगा, 32 मिलियन शेयर्स प्रोमोटर सेल करेंगे, यहाँ पे कुछ फ्रेश इशू ये नहीं करेंगे। एंड एंटायरली जो प्रोसीड्स है तो वो सेलिंग शेयर होल्डर्स को चले जाएंगे, कंपनी के पास नहीं जाएंगे कुछ प्रोसीड्स। तो सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन है? तो दोज इंक्लूड धर्मेश अनिल मेहता who's again the promoter, multiples alternate asset management, RBL Bank, Easy Access Financial Services and नरोत्तम सत्यनारायण सेकसरिया। देन डैम कैपिटल एडवाइजर्स है कि तो अगेन ये टिपिकल एक ब्रोकरेज हाउस सॉर्ट ऑफ नहीं, बट ये एक रिसर्च हाउस भी है जहाँ पे इक्विटी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में भी दे आर प्रेजेंट, प्राइवेट इक्विटी, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, एडवाइजरी एंड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में इनका प्रेजेंस है। ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो FY22 से FY24 तक का कैगर यहाँ पे देखें तो अच्छा खासा कैगर है ऑफ 39% का। एंड जो ब्रॉडली आईपीओ एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स है का जो ओवरऑल मार्केट है जिसमें ये खुद भी ऑपरेट करते हैं, तो इनका इसमें मार्केट शेयर, जिसका जिनका खुद का भी आईपीओ आ रहा है, तो इनका इसमें 12.1% का मार्केट शेयर है फॉर FY24 इन दी आईपीओज एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के सेगमेंट में। दिस इज एज पर द क्रिसिल रिपोर्ट। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट गुजरात गैस। गुजरात गैस ने कुछ प्राइस हाइक्स लिए हैं। गुजरात गैस हाइक्स इंडस्ट्रियल गैस प्राइसेस इन मोरबी रीजन फ्रॉम 11th ऑफ December, दिस एज पर द न्यूज रिपोर्ट। सो इन्होंने इनके इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई के जो प्राइसेस है तो वो बढ़ाए हैं फॉर द मोरबी कस्टमर्स बाय 2.27 रुपीज पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। एंड जो न्यू प्राइसेस होंगे तो दैट विल बी 46.95 पर SCM। मोरबी अगेन नोन फॉर द जो सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एंड मतलब लार्जेस्ट सप्लाई गुजरात गैस का होता है वहाँ पे फॉर द इंडस्ट्रियल गैस थिंग। एंड ये इफेक्ट होगा फ्रॉम 11th ऑफ December 2024, मतलब आज से ही। एंड इसके पहले भी एक प्राइस है, 2 रुपीज पर SCM का प्राइस है, सिमिलर प्राइस है जुलाई 2024 में इन्होंने लिया था। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। बजाज फिनसर्व एम्स फॉर 20,000 करोड़ नेट प्रॉफिट बाय FY29। तो आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। तो ये इनके एस्पिरेशंस है, ये इन्हीं का एक स्लाइड है। तो टोटल इनकम जो है तो दे आर सेइंग दैट 20 to 22% का यहाँ पे कैगार दे आर लुकिंग एट। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो 18 to 22% की ग्रोथ। एंड फॉर कस्टमर फ्रेंचाइजी में दे आर लुकिंग एट 15 to 17% की ग्रोथ। देन बजाज फाइनेंस रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप अनदर एक स्लाइड यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज अगेन द LRS आउटकम विच दे हैव सेड, लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी जो ये कहते हैं। तो LRS FY29 तक अगर हम देखें तो कस्टमर फ्रेंचाइजी दे आर लुकिंग एट 190 to 210 मिलियन कस्टमर्स, जिसमें क्रॉस सेल भी बढ़ेंगे फ्रॉम करेंटली 57.7 से लेके 115 to 125। जो शेयर ऑफ टोटल क्रेडिट है तो वो भी बढ़ेगा फ्रॉम 2.11% करेंटली है टू 3.2% to 3.5% तक। शेयर ऑफ रिटेल क्रेडिट भी बढ़ेगा, करेंटली 2.67% का है तो 3.8 to 4.2% तक का वो होगा। लोकेशंस अभी ये बढ़ाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी का 19.4% का करंट नंबर है, तो ये इनका टारगेट रेंज है 20 to 22%, ये यहाँ पे सस्टेनेबल देख रहे हैं। देन नेक्स्ट न्यूज है अबाउट जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर के बारे में। तो मंथली एवरी मंथ यहाँ पे नंबर्स ये पब्लिश करते हैं। तो नवंबर मंथ के जो नंबर्स है तो वो बाहर आए हैं। एंड एक स्लो डाउन दिखा है इस एंटायर सेक्टर में अभी। नवंबर मंथ में ग्रोथ इज 4% ओनली। एंड टोटल अगर हम टिल डेट लाइक अप्रैल टू नवंबर मंथ, नवंबर तक की अगर हम बात करें फॉर FY25 तो प्रीमियम्स बढ़े हैं बाय जस्ट 9% ऑड।
स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस जो है दैट इज साही प्लेयर्स, तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। 10% का इंक्रीज दिखा है इन नवंबर एंड 21% फॉर द 8 मंथ्स टिल नवंबर 2024। अब वन बाय वन कंपनी स्पेसिफिक अगर हम यहाँ पे देखें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का प्रीमियम गिरा है बाय 3% से इन द मंथ ऑफ नवंबर। न्यू इंडिया एश्योरेंस रिकॉर्डेड 6% ग्रोथ इन नवंबर प्रीमियम्स। गो डिजिट डिक्लाइन हुआ है बाय 4% से प्रीमियम्स। स्टार हेल्थ का प्रीमियम बढ़ा है बाय 8% इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड निवा बुपा का सबसे ज्यादा बढ़ा है बाय 15% से इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो दिस वाज इट। आई होप ये आज की ताज़ा खबर का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।